हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसका हमारा जो क्वेश्चन पेपर है अकाउंट क्लर्क का, इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिखाया था जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट था। अब मैं जो इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और बाकी की जितनी हैं, जितना हो सकता है कवर उतना मैं करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें कहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमारा होता है उसमें हम प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर है डी की कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। सो ये फार्मूला कैलकुलेट किया है जो प्रॉफिट निकालने के लिए। ये इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट कैसा होता है। कैपिटल अकाउंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड से उसका बैलेंस स्टार्ट होता है। उसके बाद एडिशनल जो होता है हम उसको भी क्रेडिट साइड में ही लेते हैं, और जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं उसको हम डेबिट साइड में लेते हैं। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है तो वो भी हमारा कैपिटल साइड में डेबिट साइड में आता है। और जो हमारा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा तो वो क्रेडिट साइड में आता है। तो वही हमें कैपिटल अकाउंट का ध्यान रखते हुए फॉर्मूला बन रहा है हमारा। इसमें हमारा कैपिटल एट द एंड से स्टार्ट करना, मतलब उल्टे से स्टार्ट करना है हमारा। कैपिटल एट द एंड मतलब बैलेंस हमारा जो लास्ट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस आता है, तो कैपिटल एट द एंड। तो जो हमारा डेबिट साइड है हम इसमें वो ऐड करेंगे और जो हमारी क्रेडिट साइड है उसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला है हमारा, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग। ठीक है, तो अगर हमारा कैपिटल इन द बिगनिंग होता तो हम कैपिटल इन द बिगनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग माइनस कैपिटल एट द एंड जो होता हमारा फॉर्मूला बनता। तो फॉर्मूला इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज सिंटैक्स इज चेक बाय सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज। तो इसमें ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डी लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ नॉट एन अकाउंट बट ओनली ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो ये तो हमें सबको पता ही है कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट को बोलते हैं। तो इसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो अकाउंट है, P&L भी हमारा अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, लेकिन वो कैश फ्लो स्टेटमेंट एसेट एंड लायबिलिटीज़ की नहीं है, उसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, एक्सपेंडिचर विच आर लाइकली टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर टर्म्ड एज। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हम एक्सपेंडिचर करते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए मिलता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म उसको क्या बोलेंगे उसको, तो वो है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। अगर हमारे 1 साल के कोई खर्चा करते हैं और उसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिल जाता है तो उसको वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। अगर उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड जाता है तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द बैलेंस ऑफ डैश शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा इसका। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा बैलेंस आता है वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है। ठीक है, P&L का नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है। कैपिटल अकाउंट का तो हमारा बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD करके आता है इसका बैलेंस, और इन्वेंट्री अकाउंट का भी नहीं आता ये, तो इसका आंसर है ए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 6, टू एक्सपेक्ट अ वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डाटा फ्रॉम एक्सेस डाटाबेस वी मे यूज़ ए रिपोर्ट। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर रीसेल और फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश आर शोन अंडर द हेड। ठीक है, जो हम एसेट बिजनेस में लेके आते हैं रीसेल के लिए, ठीक है, तो या एक तो हम एसेट लेके आते हैं जिसको हम बिज़नेस में रखते हैं और उसका यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस में, तो वो तो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। लेकिन ये जो एसेट होते हैं जो रीसेल के लिए करते हैं तो ये हमारे करंट एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या इनको लाया जाता है। तो इसमें मेनली तो यही है कि जो एसेट हेल्ड फॉर रीसेल है वो करंट एसेट्स हैं।
और इसमें बाकी कोई ऑप्शन नहीं आया तो वैसे भी नहीं बनता, तो इसमें करंट एसेट्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ₹1 lakh, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 10,000। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा कैपिटल स्टार्टिंग में जो कैपिटल है 1 लाख प्लस एडिशन जो हमने किया है 50,000 और जो हमारी डेप्रिसिएशन है 10,000 उसको लेस करेंगे तो आंसर हमारा 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डेट्स हमारी दी नहीं हुई है तो हमें डेट्स का कोई इशू नहीं करना कि हमें डेप्रिसिएशन कौन से टाइम का लिए निकालना है, कौन से टाइम से कब हमने एसेट ख़रीदा, कुछ नहीं मेंशन किया, जस्ट सिंपल सा एक कैलकुलेशन दी हुई है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शोन अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारे कौन सा शो नहीं किया जाता, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT follows that principle which necessitate that input to the IT based information system is accurate, complete and authorized। तो इसका आंसर ए आएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, if cost of closing stock is 1 lakh but its market value is 90,000 तो closing stock appears at rupees dash in final accounts। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है। क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का हमारा वैल्यूएशन होता है कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज़ लेस, जो भी दोनों में से कम है हम उसको उसकी वैल्यू मानते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक 90,000 आएगा, जो क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से, तो इसकी जो हम क्लोजिंग स्टॉक जो फाइनल अकाउंट्स में डालेंगे वो 90,000 डालेंगे। वो क्यों डालेंगे, वो इस वजह से डालेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूएशन होती है हमारी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें जो अपने आप ही पता चल रहा है कि डिसएडवांटेज कौन सा है, तो उसका बी ऑप्शन आएगा, सिस्टम फेलियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल एंड अदर डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन सी आएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, डैश ऑल्दो अपीयर्स ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारे ऐसे एसेट्स हैं जो एसेट साइड में तो आते हैं लेकिन ये एसेट्स नहीं हैं। ठीक है, अदर एसेट्स हेड में एक और कुछ हमारे आइटम्स आते हैं जो कि एसेट्स नहीं है बट आते ही एसेट साइड्स में हैं। ठीक है, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका डी ऑप्शन आएगा। करंट एसेट में तो हमारा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट हमारा एसेट है, टेंजिबल एसेट हमारा एसेट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आता हमारा ये एसेट साइड में है, अंडर अदर हेड्स, अदर करंट एसेट्स में, लेकिन ये नहीं है, वो सॉरी अदर एसेट्स में आता है लेकिन ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एसेट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे मतलब एक साल के लिए किए जाते हैं जो खर्चे। ठीक है, एक साल के अंदर उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है, इनकम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट, तो ये हमारा इसका बेनिफिट ये बेनिफिट आगे तक चलेगा क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और एसेट ज़्यादा चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट भी हमारा ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंसेस इंकर्ड और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये 3 बी सी डी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आएगा क्योंकि फिक्स एसेट में कुछ ना कुछ हमारा कुछ छोटा मोटा टूट जाता है या फिर हमने उसको रिपेयर करना है तो वो हमारा सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी फिक्स एसेट में हम ऐसा कुछ
एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि हमने कोई मशीनरी में कोई और छोटा मशीनरी का पार्ट लगा दिया या कुछ ऐसे कि उसकी वैल्यू उसकी जो एफिशिएंसी है, जितना वो काम कर रही थी उससे ज़्यादा अच्छे से ढंग से वो काम करने लगी है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट येट पेड आर अकाउंटेड बिकॉज ऑफ। तो ये हमारा क्यों हम मतलब एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड आर काउंटेड, हम ले लेते हैं उसको अकाउंट, मतलब हमारा एक्सपेंस हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, तो हम आउटस्टैंडिंग करके उसको रखते हैं उसको, मतलब एक्सपेंस में हम ले लेते हैं और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में खड़ा कर देते हैं कि इसकी पेमेंट नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ये कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, कि अगर इनका कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू ड्यू हो गया है तो उसको हमने अकाउंट में लेना है, भले ही उसकी पेमेंट हुई है या फिर उसका हमें कुछ अमाउंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, हम उसका इनकम या एक्सपेंस में लेंगे। ठीक है, ये हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम विच अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। तो ये हमारा रियल एंड नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो इसका आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमन फील्ड्स यूज इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर कॉल्ड। इसका बी ऑप्शन आएगा की फील्ड। Question number 18. In order to retrieve select data meeting a specified criteria from two different tables of access database, we make use of। इसका ऑप्शन ए आएगा क्वेरी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द एसेट्स ओन एंड लायबिलिटीज ओड एज ऑन द डेट आर शोन इन। ये हमें पता ही है बैलेंस शीट, इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोजिंग स्टॉक इफ़ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। यस, अब ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब कोई भी ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ भी एंट्रीज़ हैं तो वो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं, तो उसका डबल इफेक्ट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारी वो हमने उसका कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो वो अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो उसका डबल ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो इसका डबल ट्रीटमेंट होगा, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, एक ये बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होता तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट डालते हम इसको कहाँ डालते, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद है पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज़ के भी क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नेवर शोन बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन। जो हमारे एक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे जो ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं डालते। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ वो एंट्रीज आती हैं जो कैश में हुई हो, कैश पेमेंट है या कैश रिसीव हो, कोई एक्रूवल एंट्रीज नहीं आती, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आते इसमें। ठीक है, तो ए आएगा इसका ऑप्शन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। ये तो पता ही है सभी को, तो इसका ऑप्शन ए है, इक्वली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2:1 इफ द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी इज़ 5:2, गेनिंग रेशियो विल बी। तो इसमें हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालनी है इसमें। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें पता ही है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, तो हमें न्यू रेशियो दी हुई है, ओल्ड रेशियो दी हुई है, वैसे इसको माइनस कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा सी, 5:2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ़ अ क्लब हैज़ 400 members each paying an annual subscription of ₹100, outstanding subscription on 31st March 2019 were 2000। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर मतलब सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स दे रहे हैं हमें 400 के मेंबर्स हैं, 400 मेंबर्स हैं, 100 के हिसाब से वो एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो मतलब 40,000 हो गया हमारे साल का जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन हुआ। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 2000 था। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो हमारे होते हैं मतलब कि हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारी होती है वो पिछले साल जो हमारी सब्सक्रिप्शन मतलब जो अगर हम करंट ईयर की बात करें, जो इस साल हमारा जो सब्सक्रिप्शन है जो
ड्यू तो हो चुकी है लेकिन उसकी इनकम हमें रिसीव नहीं हुई, हमें पैसा नहीं रिसीव हुआ उसका, लेकिन है वो इस साल की। तो हम क्या करते हैं कि उसको इस साल की इनकम में ले लेते हैं, लेकिन उसका जो पैसा है वो अगले साल रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम मतलब इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके इसमें डालते हैं इसको बैलेंस शीट में। तो इसमें यही है कि अब ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो हमने पिछले साल इनकम में ले चुके होंगे, तो इस साल हम इसको नहीं लेंगे। तो इसका कुछ नहीं करना, 2000 का सिंपल हमारा 40,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पज़। अगर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हमें इनकम रिसीव होती है, डोनेशन रिसीव होती है, कुछ भी रिसीव होता है जिसका स्पेसिफाई कोई पर्पज़ के लिए हमें रिसीव हुआ है तो हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है, शुड बी सेपरेट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मतलब कैपिटलाइज होगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं, सॉरी, कैपिटलाइज होगा ये हमारा और बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ चैरिटेबल क्लब हैज़ रिसीव अ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 1 lakh, अमाउंट रिसीव्ड in advance for the next year 6,000, amount outstanding for the current year rupees 8,000, calculate the amount to be credited to income and expenditure account। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, चैरिटेबल क्लब ने एक सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर 1 lakh, ठीक है। एक साल मतलब पूरे साल में 1 लाख का उनको सब्सक्रिप्शन मिला है। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब कुछ पैसे अगले साल के लिए भी आ गया, आने वाले साल के लिए भी इसी साल में किस दे दिया। कुछ होते हैं कि हाँ आप हमसे इकट्ठा ले लो पैसा, इस साल का भी ले लो अगले साल का भी ले लो, तो कुछ मेंबर्स ने हमें एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा हमें एडवांस में रिसीव हो गया इसका मतलब। उसके बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 8,000, जो हमारा आउटस्टैंडिंग करंट मतलब कुछ हमारा ऐसा हुआ कि हमारा ड्यू है लेकिन दिया नहीं है उसको, तो जो मेंबर्स ने, कुछ मेंबर्स ऐसे थे कि उनको पैसे देने थे लेकिन दिए नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक तो हमें जो रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1 lakh वो तो पूरा आ ही गया है, ठीक है। और जो हमारा एडवांस में रिसीव हुआ है वो इस साल की इनकम नहीं है, जो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, ड्यू नहीं है, तो उसको हम इनकम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लेस कर देंगे और जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर देंगे। ये हमारा इनकम ड्यू हो चुकी है तो इस साल की इनकम है, तो इस साल की इनकम में इसको आप कंसिडर करेंगे। तो हमारा 1 lakh तो आएगा, उसमें 6,000 हम लेस कर देंगे जो हमें एडवांस में रिसीव हो गया है और 8,000 जो हमें हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो इसका आंसर आएगा 1,02,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द सीक्वेंस इन विच द शेयर कैपिटल इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो शेयर कैपिटल है वो कितना हमें ऑथराइज़ है कि हम उसको इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथराइज़ आता है, उसके बाद ऑथराइज़ में से कितना हम इशू करते हैं तो इशू आएगा, उसके बाद इशू में से कितना सब्सक्राइब करते हैं, मतलब हमने कुछ इशू किया और लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको, तो जितना इशू करेंगे वही तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना वो। तो फिर तो ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब में भी जो फुली पे हो चुका है वो आएगा पहले, उसके बाद जो फुली पे नहीं हुआ है वो उसके बाद आएगा। तो सीक्वेंस ये बनेगा हमारा, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On admission, C brings 70,000 as cash and 40,000 as goodwill. New profit ratio between A and C is 7:5:4, the sacrificing ratio। तो इसमें हमें जो ये दिया हुआ है कैश और ये जो गुडविल लेके आया तो उसका कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछी है तो हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। हमें ओल्ड रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा C 3:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द रेशो इन विच द पार्टनर शेयर ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा आंसर, क्योंकि जो भी हमारे पुरानी जो
पार्टनर्स हैं वो ये जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स हैं ये अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट रियल अकाउंट कौन से होते हैं आपको पता ही है, एसेट साइड जो हमारी बैलेंस शीट की होती है, एक्सेप्ट फ्यू वो रियल अकाउंट होते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट भी हमारा रियल अकाउंट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:4:1 रेशियो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 was 1 lakh. B dies on June 30. कैलकुलेट बी शेयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें लास्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख है, तो इसके बेसिस पे हमें बी का शेयर निकालना है। तो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:10 4:10 है इसका, और इसका जो लास्ट ईयर का है 1 लाख। तो पहले तो हम बी डाइज ऑन जून को डाई हुआ, तो इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना है इसका। तो 1 लाख में से हम फॉर्मूला लगाएंगे 3/12 का। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो हमारा 25,000 आ जाएगा। आप करके देख लेना, इसमें 25,000 में हमने बी का शेयर निकालना है, तो 4:10 करना है इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, इसका ए ऑप्शन आएगा 10,000। ये मैंने बता दिया कैसे निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं दोबारा इसको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स अर्न बाय फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स। ठीक है, कौन से मेथड में गुडविल के कौन से मेथड में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से जो हमारा सरप्लस अर्न होता है वो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से दूसरी फर्म में जो प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन पार्टनरशिप इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज़। हाँ, तो फिक्स कैपिटल में क्यों हमारा आंसर इसका बी आएगा, क्रेडिट। क्यों आएगा इसका आंसर, क्योंकि जो हमारा फिक्स कैपिटल होता है उसमें सिर्फ हम बैलेंस जितना उसका बैलेंस है और बैलेंस स्टार्टिंग में और बैलेंस कितना एंड में है वो हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं करते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट रहेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, कैपिटल जो ओनर होता है वो कुछ एक्स्ट्रा विड्रॉ कर दिया तो उसका डेबिट भी जा सकता है अकाउंट मतलब कुछ एक्स्ट्रा विड्रॉ कर दिया, कुछ एडिशन कर दिया, तो ड्यूरिंग द ईयर उसकी ट्रांजेक्शन्स होती कई बार इसका डेबिट भी हो जाता है बैलेंस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमेशा इसका जो बैलेंस है क्रेडिट शो होता है ना, तो फिर लेकिन कई बार हो सकता है उसमें रियल टर्म्स में, तो लेकिन इस केस में फिक्स कैपिटल के केस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑफन कॉल्ड, क्वेश्चन कहाँ गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी। उनको ट्रस्टी बोला जाता है, वो तो सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इसका ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शेयर फॉरफॉर्चर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट है ये, इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर सेबी गाइडलाइन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हैज़ बीन फिक्स एट 90% ऑफ इशू शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ एक्स एंड वाई वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली एंड जेड इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग एडमिशन इफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 6,000 द अमाउंट दैट विल बी क्रेडिट टू मिस्टर एक्स एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी। तो इसमें एक्स का कितना होगा, तो हमारा एक्स का होगा तो इसमें जो हमारा रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट है वो तो ओल्ड शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा, तो इसमें एक्स एंड वाई की 1:1 होगी, इक्वली है वो, तो 1:2 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका बी आएगा 3,000।
ठीक है, समझ में आ गया। इसमें हमारा इवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो इसका न्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, न्यू से कुछ नहीं करना। सिंपल हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमें दिया हुआ है और एक्स एंड वाई की पुरानी रेशियो दी हुई है, तो जस्ट हमने निकालना है इसको 6000 इंटू 1/2 करके, तो ये आ जाएगा 3000 बी। क्वेश्चन नंबर 19, यूजुअली द डिवेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ कॉल्ड, उसको कूपन रेट बोलते हैं, जो रेट डिवेंचर में लगता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको कूपन रेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द कंपनी रिडीम्स इट्स डिवेंचर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन लिeu ऑफ डिवेंचर, इट इज़ कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन। उसका कन्वर्जन से होता है वो, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज़ कैलकुलेटेड एज, ये फॉर्मूला पूछा है उन्होंने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आएगा, सी उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिफ्लेक्टेड अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, डी ऑप्शन आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, जो शेयर होल्डर कंपनी से जो रिसीव करती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। क्वेश्चन नंबर 25, रिजर्व कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका डी आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें पता ही है रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज आर कॉल्ड, उनको मॉर्गेज डिवेंचर बोला जाता है, ये ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2020 they agree to share profit 2:1 due to change in profit sharing ratio, B's gain और sacrifice will be, तो इसका आप सॉल्व करके देख लेना, इसका डी आता है ऑप्शन, गेन आएगा इसका 1/12। ठीक है, तो ये थे आज का, आज मैं इतना ही करूँगी, इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे का करूँगी, तो काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।